आज की जो हमारी कविता है उसका नाम है उषा, जिसे शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखा है। उषा वह समय होता है जो सूर्योदय से पहले का जो एक बहुत ही मनोहर दृश्य होता है, उसका वर्णन यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह जी ने किया है। उस समय में जहाँ रंग है, गति है, भविष्य है, उजाला है, हर अंधेरे को चीरकर उजाले का एहसास कराती, उसका नाम है उषा। आइए तो इस कविता को हम पढ़ते हैं। उषा का तात्पर्य है जब रात बीतने के बाद का जो समय होता है, कुछ स्लेटी कलर का अंधेरा जो धीरे धीरे छटने लगता है, और उस समय से लेकर के और सूर्योदय होने तक का जो समय है उसे उषा नाम भी कहते हैं, जिसे कोई लोग प्रातःकाल कहते हैं, कोई प्रभात कहता है, तो कुछ लोग भोर नाम से भी उसे जानते हैं। इस पद्यांश में कवि ने प्रातःकालीन समय का बहुत ही सूक्ष्म चित्रण किया है। यह प्रसंग हो सकता है तो प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यहाँ प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, नभ का अर्थ होता है आकाश, गगन, व्योम, अंबर। इसके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। तब प्रातःकालीन और कवि को बहुत नीला दिखाई देता है। जो प्रातःकालीन का जो समय है वह कवि को बहुत नीला दिखाई देता है, जैसे कि नीला शंख हो, नीले शंख के समान प्रतीत हो रहा है। आकाश का गहरा नीला रंग शंख जो है वह पवित्रता का सूचक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ नीले आकाश की तुलना नीले शंख से की गई है। भोर का नभ प्रातःकालीन आसमान की सुंदरता और बढ़ती है, और यह गहरे नीले से गहरा स्लेटी होने लगता है। यह जो समय है पहले नीला होता है, फिर जो है यह स्लेटी रंग में हो जाता है। लेखक को लगता है कि राख से लीपा चौका अभी गीला पड़ा है। कोष्टक के अंदर जो लिखा हुआ होता है, इसका तात्पर्य होता है कि यह हमें कोई अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं। कभी यहाँ वातावरण की नमी और उसके चौके के गीलेपन को जोड़ना चाहता है। प्रातः काल में वातावरण में नमी ओस के कारण होती है। ऐसा ही इस समय आकाश का रंग भी है। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि भोर के नभ की समानता राख से लीपे चौके से किस प्रकार की है। इस तरह का प्रश्न बन सकता है। आप उसमें गहरा, स्लेटी, उसमें नमी, और तीसरा उसकी पवित्रता यानी चौकी की पवित्रता, वातावरण की पवित्रता, इन दोनों की पवित्रता के बिंदु का वर्णन आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं इसमें उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार नीला शंख जैसे, राख से लीपा चौका, आप इसमें भी देख सकते हैं। अब इस पद्यांश को पढ़ते हैं। इस पद्यांश में कवि ने भोर की बढ़ती सुंदरता का वर्णन किया है, और उसे भिन्न भिन्न उदाहरण के माध्यम से यहाँ वर्णित किया है। जैसे पहले आसमान का जो रंग था वह नीला था, फिर स्लेटी होता है, और फिर स्लेटी से यहाँ पर उन्होंने सिल्का और बच्चों की जो स्लेट होती है उसका उदाहरण देते हुए पहले कहा है कि बहुत काली सिल जरा से लाल से की जैसे धुल गई हो। यानी कवि कह रहे हैं कि
जो सिल होती है, जो सिलबट्टा होता है, उसमें जैसे प्रातःकाल या तो पूजा के लिए या माथे पर तिलक के लिए जैसे हम केसर को उसमें पीस देते हैं और फिर उस सिल को धो देते हैं, लेकिन उस सिल में कहीं ना कहीं उस केसर का रंग रह जाता है। इसी प्रकार से प्रातःकालीन का जो आसमान है वह भी उस आसमान में जैसे रक्त वर्ण हो गया हो। जब सूर्य की किरणें आसमान से निकलती हैं तो उस केसर से जो है सूर्य की किरणों का वर्णन किया गया है, या फिर कहा गया है कि जैसे बच्चों की जो स्लेट होती है उस पे जैसे स्लेट पर या लाल खड़ियाँ चाक मल दी हो किसी ने, स्लेट पर जैसे बच्चों ने जो है चाक से जो है उसको रगड़ दिया हो, इस प्रकार का जो है वह आसमान हो गया है। इस प्रकार से इन दो उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने हमें यहाँ इस वातावरण का, इस प्रकृति का उन्होंने वर्णन किया है। इसमें दोनों में ही अगर देखें तो उत्प्रेक्षा अलंकार हम यहाँ देख सकते हैं। काली सिल में लावण की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। अब आप ये अंतिम पद्यांश इस उषा नामक कविता का है, जिसमें आप चित्र देख रहे होंगे कि नील वर्ण में एक प्रकार से श्वेत वर्ण के जो ये बादल हैं, इसमें कवि ने मानवीयकरण अलंकार के माध्यम से हमें यहाँ समझाया है और दर्शाया है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। यानी अब सूर्य की किरणें तेज गति से पृथ्वी पर आते ही ये सारे रंग जाने कहाँ गायब हो गए हैं। अब तो जैसे नील रंग में, यानी नीले रंग में या नीले जल में कोई नायिका जो है स्नान करके जैसे उस जल से बाहर निकल रही है, वही युवती जैसे उस जल से जो है झिलमिलाती हुई बाहर निकल रही है। आगे लिखते हैं, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब जो ये प्रति पल पल जो ये वातावरण परिवर्तन हो रहा था, अब जैसे अब इस उषा का जादू जो है अब समाप्त हो गया है, यह अब सूर्योदय हो गया है। इस प्रकार से कवि ने इसमें बहुत ही सुंदर मनोहर वर्णन इस कविता में किया है। इस कविता में यदि हम कवि के द्वारा जो सूक्ष्म चित्रण किया गया है उसे अगर हम एक बारीक नज़रों से देखें तो जादू क्या था? जादू था प्रकृति का बदलता रूप, आकाश के बदलते हुए रंग, जिनका सम्मोहन एक प्रकार से देखा जाए तो कवि पर छाया हुआ था। कवि मंत्रमुग्ध होकर इन दृश्यों को देख रहा था। सूरज के निकलते हुए ये बदलते हुए रंग जैसे गायब हो गए थे और उषा का जादू एक प्रकार से टूट गया था। नीला जल में लावण की आवृत्ति तो ये आपको बता ही दिया है कि अनुप्रास अलंकार है। गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। उषा का इस कविता में मानवीकरण किया गया है तो मानवीकरण अलंकार हुआ। पूरी कविता की भाषा सरल थी, ध्वन्यात्मक तो थी ही। यहाँ पर देखें तो बिंब भी बहुत प्रयोग किए गए हैं। देशस तथा तत्सम शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये जो उषा कविता है इसमें गांव की सुबह का जो वर्णन है, सुबह का वर्णन के साथ साथ में उसमें गतिशील शब्द चित्र हैं। कैसे उन्होंने यहाँ जो शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं वो आप 3 बिंब देख सकते हैं इसके अंतर्गत। एक है राख से लिपा हुआ चौका, फिर उन्होंने केसर से लिपी हुई काली सिल है, और तीसरा जो बिंब है इसमें बच्चों के द्वारा काली स्लेट पर लाल खड़ियों से जो रेखाएं खींची गई है। ये जो सारे बिंब हैं वो उन्होंने ग्रामीण वातावरण से लिए हैं। अब आगे इन बिंबों में स्थिरता का नामो निशान नहीं देखा जा सकता है। इन शब्द चित्रों में गतिशीलता है, कैसे ये स्थिर न होकर किसी न किसी क्रिया के अभी समय समाप्त होने का सूचक है, हमें ये संकेत दे रहे हैं। तो यहाँ इस तरह से हम देख सकते हैं कि उषा कविता गांव की सुबह गतिशील चित्र इस कविता में है। साथ ही साथ आकाश का जो अंधेरा है वह उजाले की ओर का चित्रण हम देख सकते हैं।
दिन की शुरुआत और उजाले को ग्रामीण बालकों के भविष्य से या गांव के जनजीवन के भविष्य से जोड़ती हुई प्रतीत हो रही है। रात्रि का गहन अंधकार है और काली माँ है, और उसको समाप्त करके और उषा को समाप्त करके प्रकाश फैलाने की जो प्रक्रिया है उसको हमें कवि इस कविता में बता रहे हैं। इसका शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं, जैसे प्रातःकाल का नभ कैसा था। प्रातःकाल का नभ पवित्र, उज्ज्वल और निर्मल था। वह शंख जैसा प्रतीत हो रहा था। उस समय नभ देखने में दीपा हुआ चौका की तरह लग रहा था। पूरब में बिखरी सूर्योदय के पहले की लालिमा के कारण नभ देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। इस प्रकार से आप इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, राख से लीपा हुआ चौका के द्वारा कवि, थोड़ा ये गलत हो गया है, बिने नहीं, कवि ने क्या कहना चाहा है। तो राख से लीपा हुआ चौका के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि प्रातःकाल का नभ पवित्र एवं निर्मल है। जिस प्रकार चौका लीपने के बाद कुछ समय तक किसी को चलने फिरने नहीं दिया जाता है ताकि उस पर पैर के निशान न आए, उसी प्रकार भौर के नभ में भी प्रातः की ओस के कारण गीलापन है और वह बिल्कुल पवित्र एवं निर्मल है। कुछ प्रश्न आपको बिंब स्पष्ट करने के लिए भी आ सकते हैं, जैसे बहुत काली सिल जरा से लाल की सरसे की जैसे धुल गई हो। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी कर सकते हैं। ये चौथा प्रश्न, उषा का जादू कैसा है। सूर्योदय से पूर्व की लालिमा और आकाश की नीलिमा दोनों एक साथ मिल गए हैं तो उषा का सौंदर्य इतना बढ़ गया है कि उसे देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। यह उषा की जादू ही तो है, क्योंकि जो उसे देखता है मोहित हो जाता है। लाल केसर और लाल खड़िया चाक किसके लिए प्रयुक्त है। कालेपन को मलिनता अथवा किसी दोष का सूचक माना जाता है, उसे धोकर साफ किया जाता है। इसी प्रकार काली पत्थर पर लाल केसर रगड़ने तथा उसे धोने के बाद झलकने वाली लालिमा पत्थर की निर्मलता का सूचक बन जाती है। इस तरह लाल केसर का प्रयोग निर्मलता के लिए किया गया है। स्लेट का रंग काला होता है, इस पर लाल खड़िया चाक रगड़कर कालिमा और लालिमा का समन्वय कर आकाश की शोभा का वर्णन किया गया है। इस प्रश्न को आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, इसकी व्याख्या यह इस प्रकार का प्रश्न बनता है। जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। इसे भी आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख सकते हैं। बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। इसकी व्याख्या इस प्रकार से, इसे आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।